साथियों, आज हम आप लोगों को एएनएम सेकंड ईयर का सब्जेक्ट मिडवाइफरी से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़रूरी है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यह एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? बच्चे के जन्म के समय जो नवजात शिशु है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसमें है ए 70 से 100 cm, बी 20 से 30 cm, सी ऑप्शन में सी है 45 से 55 cm, डी 70 से 80 cm। तो जन्म से में जो नवजात शिशु की लंबाई होती है वह 45 से 55 cm होती है, इसलिए सी जो ऑप्शन है आपका राइट है, 45 to 55 cm सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, भोजन में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? भोजन में मिल्स में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन में दिया है ए स्कर्वी, बी है ऑस्टियोमलेशिया, सी रिकेट्स एंड डी रतौंधी। तो भोजन में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन के कारण बच्चों में जो बीमारी होती है वह रिकेट्स होती है। और यही भोजन में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन करने के कारण जो एडल्ट में वयस्कों में बीमारी होती है वह ऑस्टियोमलेशिया होती है। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में जो बीमारी होती है विटामिन डी की भोजन में अपर्याप्त सेवन करने के कारण वह ऑस्टियोमलेशिया होती है। और ये जो है स्कर्वी वह जो है विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और डी दिया है रतौंधी। रतौंधी जो होती है वह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है बच्चों में। और विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। तो भोजन में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन करने के कारण जो बच्चों में बीमारी होती है वह रिकेट्स होती है। एडल्ट में जो बीमारी होती है वह ऑस्टियोमलेशिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नवजात शिशु के गाल के कोने पर टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी दिशा में घुमा लाता है, इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? ए चूमने वाला रिफ्लेक्स, शॉकिंग रूट रिफ्लेक्स, बी है गैग रिफ्लेक्स, सी रूटीन रिफ्लेक्स एंड डी टॉनिक गर्दन रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो बच्चों में जब नवजात शिशु के गाल के कोने पर टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी दिशा में रिफ्लेक्स घुमा लेता है, तो इस रिफ्लेक्स को रूटीन रिफ्लेक्स कहते हैं। रूटीन रिफ्लेक्स कहते हैं। सी जो है रूटीन रिफ्लेक्स राइट है। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? जो नवजात शिशु होता है उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? तो ऑप्शन में दिया है ए 12 ग्राम प्रतिशत, बी 10 ग्राम प्रतिशत, सी 18 ग्राम प्रतिशत एंड डी 20 ग्राम प्रतिशत। तो नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वह 18 ग्राम प्रतिशत होता है। सी जो ऑप्शन है वह राइट है, 18 ग्राम 18 ग्राम %। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कम्युनिस्ट कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है? कौन सा फ्रैक्चर बच्चों में पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है ए पैथोजेनिक फ्रैक्चर, बी तनाव फ्रैक्चर, सी ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर एंड डी अस्थिभंग फ्रैक्चर। तो बच्चों में जो कम्युनिस्ट ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर पाया जाता है, सी जो है, क्योंकि बच्चों का जो बोन्स होते हैं, हड्डी होती है, वह लचीली होती है, इसलिए इसमें जो है ग्रीन वो किसी भी तरह तो जो है मुड़ जाती है, इसलिए जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पाया जाता है। सी जो ऑप्शन है वह राइट है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगला है, शीशा विषाक्तता की गंभीर जटिलता कौन सी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए में है लिवर की विषाक्तता, बी विकास की विषाक्तता, सी तंत्रिका तंत्र की समस्या एंड डी हृदय की विफलता।
तो शीशा विषाक्तता की गंभीर जो जटिलता होती है वह तंत्रिका तंत्र की समस्या होती है, तंत्रिका तंत्र की समस्या होती है, इसलिए सी जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव की तृतीय अवस्था की सामान्य अवधि होती है। प्रसव की तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज की सामान्य जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन में है ए 30 मिनट की, बी 15 मिनट की, सी 4 घंटा की एंड डी 2 घंटे की। तो प्रसव की तृतीय अवस्था की सामान्य जो अवधि होती है वह 15 मिनट की होती है। बी जो ऑप्शन है आपका 15 मिनट वह राइट है। 15 मिनट की जो अवस्था होती है वह तृतीय अवस्था की सामान्य अवधि होती है। अगला है, प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाली रक्तस्राव को कहते हैं। प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद, प्रसव की तृतीय अवस्था थर्ड स्टेज के बाद 24 घंटे के अंदर होने वाला रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो दिया है ए में प्राथमिक पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच मतलब पीपीएच मीन्स होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, तो प्राइमरी पीपीएच। बी है द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी पीपीएच, सी दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंटल पीपीएच एंड डी सामान्य नॉर्मल ब्लीडिंग। तो प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को जो कहते हैं वह प्राथमिक पीपीएच कहते हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, इसलिए ए जो है वह राइट है। प्राथमिक पीपीएच, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, प्राइमरी पीपीएच। नवजात शिशु को हाइपोग्लाइमीमिया का खतरा अधिक होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन में दिया है फेफड़ों की अपरिपक्वता, बी अपरिपक्व यकृत, सी अपरिपक्व गुर्दे एंड डी आंत की अपरिपक्वता। तो नवजात शिशु को हाइपोग्लाइमीमिया का खतरा अधिक होता है, इसका जो प्रमुख कारण होता है वह अपरिपक्व यकृत के कारण होता है। बी जो ऑप्शन है आपका राइट है, अपरिपक्व यकृत। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात शिशु के कम वजन शिशु को कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय नवजात शिशु के कम वजन को कहते हैं, तो कितने वजन को कम वजन कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, बी 2500 ग्राम से कम, सी 2000 ग्राम एंड डी 1500 ग्राम। तो जन्म के समय नवजात शिशु के कम वजन शिशु कहते हैं, किस जो है शिशु को कम वजन शिशु कहते हैं? तो 2500 ग्राम से कम वजन वाले शिशु को जो है कम वजन लो वेट बेबी कहते हैं, लो वेट बेबी कहते हैं, कम वजन शिशु कहते हैं। फोटोथेरेपी के दौरान किन अंगों को ढक कर रखना चाहिए? फोटोथेरेपी के दौरान किस अंगों को जो है ढक कर रखना चाहिए? ऑप्शन ए में है आँख और मौखिक गुहा को, बी आँख और जननांग को, सी आँख और नाभि को एंड डी केवल जननांग क्षेत्र को। तो फोटोथेरेपी के दौरान किस अंग को ढक कर रखना चाहिए? तो फोटोथेरेपी के दौरान जो है आँख और जननांग को, बी ऑप्शन जो है, बी जो है आँख और जननांग को ढक कर रखना चाहिए। बच्चे के जो है फोटोथेरेपी के दौरान बच्चों के आँख और जननांग को ढककर रखना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आँख और जननांग को ढककर कपड़े से ढक देना चाहिए। फोटोथेरेपी के दौरान जो है बच्चों के आँख और जननांग को जो है ढक देना चाहिए। गंभीर प्री एक्लैम्सिया तथा एक्लैम्सिया के प्रबंधन में कौन सी औषधि काम में आती है? कौन सी औषधि काम में आती है? तो ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी हिपेरिन एंड डी उपयुक्त सभी। गंभीर जो प्री एक्लैम्सिया तथा एक्लैम्सिया के प्रबंधन में इलाज में जो है मैग्नीशियम सल्फेट औषधि ड्रग की जो है काम में आती है, इसलिए जो ए है मैग्नीशियम सल्फेट राइट है, सही है। नेक्स्ट है, पार्टोग्राफ पर निम्न में से कौन सी सूचना अंकित की जाती है? पार्टोग्राफ जो होता है
जिस इसमें से इसमें जो है कौन सी सूचना अंकित की जाती है, तो पार्टोग्राफ एक सरलीकृत ग्राफ होता है जो प्रसव के दौरान भरा जाता है। तो उस पे जो है देखिए ऑप्शन में दिया है इसमें शिशु की स्थिति का, बी माता की स्थिति का, सी प्रसव की प्रगति का, एंड डी उपयुक्त सभी। तो पार्टोग्राफ पर जो है इन सभी शिशु की कंडीशन कैसी है और माता की कंडीशन कैसी है, प्रसव की प्रगति कैसी हो रही है, इन सभी को जो है पार्टोग्राफ पर अंकित किया जाता है। इसलिए डी जो है ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी राइट है। उपयुक्त सभी जो है पार्टोग्राफ पर अंकित किया जाता, सूचनाएं जो है दर्ज की जाती हैं। दैट्स इट, थैंक यू, आई लव यू। Thank you, Nandini. I love you.